दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। अकोला से प्रकाश अंबेडकर जी के खिलाफ बीजेपी किस उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अकोला लोकसभा सीट पर आने वाले चुनाव में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। यहां से वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर जी ने अपने उम्मीदवारी का एक तरीके से ऐलान किया है। अकोला लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले 4 लोकसभा चुनाव में लगातार यहां से बीजेपी के संजय धोत्रे चुनकर आ रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में संजय धोत्रे बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार नहीं होंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। संजय धोत्रे जी के बिना अकोला लोकसभा सीट बीजेपी जीत पाएगी, इस पर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि संजय धोत्रे जी का जो जनसंपर्क है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और मतदाताओं में उनको लेकर जो अपनापन और जो फीडबैक है वो अच्छा खासा है। यानी उनका एक अच्छा खासा जन समर्थन हमें अकोला में देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त संजय धोत्रे जी बीमार है, इसके कारण वो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार नहीं होंगे। अगर संजय धोत्रे जी यहां से उम्मीदवार नहीं होंगे तो बीजेपी इस बार अकोला से किस उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी, इसके लिए यानी उम्मीदवारी के लिए बीजेपी की तरफ से जायजा लिया जा रहा है या उम्मीदवार के तौर पर अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं। इन नामों में पहला नाम है विद्यमान सांसद संजय धोत्रे जी के सुपुत्र अनूप धोत्रे। दूसरा नाम है बीजेपी के विधायक रणधीर सावरकर। तीसरा नाम है डॉक्टर रंजीत पाटिल, जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के करीबी माने जाते हैं। यहां से बीजेपी नया उम्मीदवार भी यानी अकोला से बाहर का उम्मीदवार भी अकोला लोकसभा सीट पर बीजेपी उतार सकती है, ऐसी भी चर्चा हो रही है। अकोला लोकसभा सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार नया होगा, ये लगभग तय माना जा रहा है। और उम्मीदवारी जब डिक्लेयर की जाएगी या घोषित की जाएगी, वो बीजेपी के आला कमान के एक तरीके से आदेश के बाद ही डिक्लेयर हो सकती है। यानी बीजेपी का आला कमान अकोला लोकसभा सीट से फीडबैक लेगा और उस फीडबैक के बाद ही अकोला लोकसभा सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार तय किया जाएगा। मार्च के पहले हफ्ते में बीजेपी के आलाकमान के कुछ प्रतिनिधि अकोला लोकसभा सीट का फीडबैक ले सकते हैं और उसके बाद ही बीजेपी का आलाकमान अकोला से बीजेपी का उम्मीदवार एक तरीके से उसकी अनाउंसमेंट कर सकता है, ऐसी भी चर्चा हो रही है। इस बार बीजेपी को वंचित बहुजन आघाड़ी कड़ी चुनौती दे सकती है। पिछले 6 महीनों से वंचित बहुजन आघाड़ी अकोला लोकसभा सीट पर चुनावों की तैयारियों में जुटी है। अकोला एक तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी का गढ़ माना जाता है और खासतौर पर अकोला जिले के ग्रामीण इलाकों में वंचित बहुजन आघाड़ी का अच्छा खासा प्रभाव है।
पिछले 25 साल से अकोला जिला परिषद पर वंचित बहुजन आघाड़ी का एक तरीके से वर्चस्व रहा है। अकोला लोकसभा सीट का राजनीतिक समीकरण देखें तो यह हमेशा यानी पिछले 3-4 चुनावों में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। कांग्रेस, वंचित बहुजन आघाड़ी और बीजेपी। इस त्रिकोणीय मुकाबले का फायदा हमेशा बीजेपी को मिला है। अगर अकोला में वंचित बहुजन आघाड़ी और बीजेपी में सीधी लड़त होगी तो उसका फायदा वंचित बहुजन आघाड़ी को मिल सकता है, क्योंकि 1998 और 1999 में लगातार 2 बार यहां से प्रकाश अंबेडकर जी सांसद के रूप में चुनकर आए हैं और उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने प्रकाश अंबेडकर जी को चुनाव में मदद की थी। यानी एक तरीके से वोटों का बंटवारा होने का फायदा इस सीट पर हमेशा बीजेपी को मिला है। इस वक्त वंचित बहुजन आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है और वो बातचीत अपने अंतिम दौर में है। आने वाले 4-5 दिनों में महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग एक तरीके से अनाउंस हो सकता है और वंचित बहुजन आघाड़ी को अपने साथ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हो या शरद पवार जी हो या उद्धव ठाकरे जी हो, इन तीनों नेताओं में एक तरीके से आम राय बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी का जो राजनीतिक प्रभाव है उसके कारण आने वाले चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को जबरदस्त फायदा मिल सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी को लगभग 7% के आसपास वोट मिले और आने वाले चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट प्रतिशत और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह वंचित बहुजन आघाड़ी के जनसभाओं को और प्रकाश अंबेडकर जी को सुनने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है और समाज के अलग अलग वर्गों के लोग प्रकाश अंबेडकर जी को लेकर इस वक्त पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। यानी एक तरीके से प्रकाश अंबेडकर जी को साथ लेना महाविकास आघाड़ी के लिए एक मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि उनको नजरअंदाज करना या उनको अनदेखा करना उसका उल्टा परिणाम महाविकास आघाड़ी को भुगतना पड़ सकता है। यानी एक तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी के बीच गठबंधन लगभग इस वक्त तय माना जा रहा है। अगर ये गठबंधन बनता है तो अकोला लोकसभा सीट पर वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार के रूप में प्रकाश अंबेडकर जी का जीतना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जब लड़ाई सीधी होती है तब बीजेपी के उम्मीदवार को हमेशा परेशानी का या हार का सामना करना पड़ता है। यानी पिछले 4-5 चुनाव में अकोला लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने का फायदा बीजेपी को मिला और उस वक्त शिवसेना यानी एक शिवसेना की एकजुट ताकत और उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे। लेकिन इस वक्त भले ही शिवसेना बीजेपी के साथ हो, लेकिन शिवसेना की असली ताकत उद्धव ठाकरे और शिवसेना के कार्यकर्ता है और वो सभी इस वक्त उद्धव ठाकरे जी के साथ है और उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के साथ है। वंचित बहुजन आघाड़ी और उद्धव ठाकरे जी के बीच एक तरीके से अलायंस हो गया है। यानी एक तरीके से अकोला लोकसभा सीट पर इस वक्त वंचित बहुजन आघाड़ी का पलड़ा मजबूत नजर आ रहा है और एक तरीके से इस वक्त अकोला लोकसभा सीट पर बीजेपी के लिए उम्मीदवार की कमी नजर आ रही है। यानी प्रभावशाली या मजबूत दावेदार इस वक्त अकोला लोकसभा सीट पर बीजेपी के पास नहीं है।
अलग अलग नामों को लेकर बीजेपी चर्चा तो जरूर कर रही है, लेकिन वो उम्मीदवार चुनकर आएगा या नहीं आएगा, इस पर भी बीजेपी में एक आत्ममंथन चल रहा है। अगर बीजेपी को ये सीट निकालनी है तो संजय धोत्रे जी के तरह ही एक मजबूत उम्मीदवार बीजेपी को यहां उतारना पड़ेगा। लेकिन कैंडिडेट की कमी इस वक्त बीजेपी को खल रही है। प्रकाश आंबेडकर जी और उनकी वंचित बहुजन आघाड़ी की जो चुनावी तैयारियां हैं, उन चुनावी तैयारियों को हम देखें और उसमें अगर महाविकास आघाड़ी की ताकत हम मिलाकर देखें तो यहां के नतीजे अलग आ सकते हैं। अकोला जिले में कोऑपरेटिव सेक्टर पर शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी का दबदबा है। उद्धव ठाकरे गुट का यहां राजनीतिक अच्छा तरीके से वर्चस्व है। कांग्रेस पार्टी भी यहां अपना दमखम रखती है। अगर इन तीनों दलों की राजनीतिक ताकत जमीन पर वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ मिलती है तो अकोला लोकसभा सीट पर बीजेपी के सामने प्रकाश आंबेडकर एक कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं और उनके जीतने की उम्मीद भी लगभग तय मानी जा रही है। यानी इस वक्त अकोला लोकसभा सीट को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और अगर वंचित बहुजन आघाड़ी का कॉन्फिडेंस देखें और जो वंचित बहुजन आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी के बीच बातचीत चल रही है उसके नतीजे देखें तो यहां से वंचित बहुजन आघाड़ी का या प्रकाश आंबेडकर जी का दावा एक तरीके से मजबूत नजर आ रहा है। बशर्ते इस सीट पर अगर बीजेपी को जीतना है और अपने किले को बचाना है तो एक मजबूत उम्मीदवार बीजेपी को उतारना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त बीजेपी के खिलाफ महाराष्ट्र में एक जनता के बीच नाराजगी नजर आ रही है। 10 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार और 2.5 साल की या 2 साल की एकनाथ शिंदे जी की सरकार हो, उनके जो पॉलिसीज है या इस सरकार की जो भी योजनाएं हैं, इसका अच्छा खासा फायदा सामान्य जनता को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी या जिस तरह शिवसेना, एनसीपी इन पार्टी को तोड़ा गया और विपक्ष की बड़े बड़े नेताओं को जिस तरह बीजेपी अपने पाले में ला रही है, इसके कारण महाराष्ट्र में राजनीति का पूरा समीकरण ही बदल गया है और मराठा रिजर्वेशन हो, ओबीसी रिजर्वेशन के लिए जो आंदोलन हो रहा है, उसके कारण एक राजनीतिक माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है। इस बदलते माहौल में बीजेपी अपना पिछला रिकॉर्ड रिपीट कर पाएगी, इस पर अलग अलग तरह के राय या मत या व्यू राजनीतिक विश्लेषकों के सामने आ रहे हैं। यानी एक तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता में होकर भी बड़ी मुसीबत में नजर आ रही है। अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट का साथ बीजेपी को उस सफलता पर या सफलता की सीढ़ी पर नहीं ले जा रहा जो सफलता पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली थी। यानी पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी अलायंस को 48 में से 41 सीटें मिली थी। लेकिन जो भी सर्वे सामने आ रहे हैं उन सर्वे में महाविकास आघाड़ी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अगर महाविकास आघाड़ी में वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट शेयर मिला दिया जाए तो नतीजे एक तरफा भी आ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अकोला लोकसभा सीट हो, उस पर वंचित बहुजन आघाड़ी का जो चुनावी प्रचार है वो अच्छा खासा नजर आ रहा है और प्रकाश आंबेडकर जी की जो उम्मीदवारी है वो भी मजबूत नजर आ रही है। यानी वंचित बहुजन आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी के बीच अगर गठबंधन होता है तो
वंचित बहुजन आघाड़ी के कारण महाविकास आघाड़ी को जबरदस्त फायदा मिल सकता है और वंचित बहुजन आघाड़ी का खाता भी लोकसभा चुनाव में खुल सकता है। यानी एक तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र में विपक्ष की राजनीति मजबूत नजर आ रही है। भले ही विपक्ष में थोड़ा बहुत बिखराव नजर आ रहा हो, लेकिन सीट शेयरिंग हो या नैरेटिव हो, इसमें एक तरीके से विपक्ष और वंचित बहुजन आघाड़ी बीजेपी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।